वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं फिजिक्स का लिखित मॉडल पेपर, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लिखित परीक्षा, जिन स्टूडेंट की लिखित परीक्षा होनी है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, आज मैं उन सबके लिए लेकर के आया हूँ फिजिक्स का मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का मैंने सॉल्व पेपर आप लोग को करा दिया है, यानी कि फिजिक्स का जो सॉल्व पेपर है वो पहले ही मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया था। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है यानी मॉडल पेपर नहीं देखा है, वो सभी लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कल रात 8 बजे आप लोग को लिखित परीक्षा में किस प्रकार से आपको पेपर लिखना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको कॉपी लिखनी है, इन सभी बातों की चर्चा की जाएगी। तो आप सभी लोग कल लाइव आना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए लिखित पैटर्न के आधार पर जो आपकी परीक्षा होनी है उनके लिए मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर मैंने प्रिपेयर किया है, ये जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति यानी नया सिलेबस जो आपका है, जो आपका नया सिलेबस है उसके आधार पर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यानी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए, इन सभी प्रश्नों को आपको करना क्या है, तैयार करना है। आज मैं आपको यहीं पर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको उनको क्लियर करते चलूँगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है, तो आप सभी लोग जो है मॉडल पेपर पूरा तैयार करिएगा, ठीक है। देखिए, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए फिजिक्स का। यानी कि आपके पेपर का क्या नाम है, आपके पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यानी कि आज जो लिखित मॉडल पेपर है वो आपके फिजिक्स का है। आपके फिजिक्स का पेपर का जो नाम है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो आज बेसिकली आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लिखित मॉडल पेपर पर, और देखेंगे कि कौन से प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो 2 तरह से आपका लिखित मॉडल पेपर तैयार होता है। और पहले तो आपका जो मॉडल पेपर हुआ करता था, जो कुछ अधिकांश यूनिवर्सिटी कराती हैं, उनका जो मॉडल पेपर होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है, ए और बी और सी, ठीक है। ए सेक्शन में आपके बहुत ही छोटे क्वेश्चन जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, बी में जो प्रश्न रहेंगे उन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और जो सी में रहेंगे उन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 3 खंड में विभाजित होता है, आ, बा और सा। आपके जो प्रश्न पत्र रहेंगे, जो नई शिक्षा नीति के आधार पर जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न पत्र वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। यानी कि दोनों में आप लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन लिखना आपको है केवल और केवल इंग्लिश में। अधिकांश यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका पूरा का पूरा सिलेबस जो है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हिंदी में है, तो उनका पेपर हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं, कुछ यूनिवर्सिटी के नाम हैं जो मैं आपको प्रेफरेंस करता हूं, अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो आप लोग पेपर पैटर्न उसी प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि मैं बात करूं, पहली जो यूनिवर्सिटी है आपकी अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो अपना पेपर इंग्लिश में लिखेंगे। अगर उनको अच्छा मार्क्स चाहिए तो अपना पेपर किस में लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ ही साथ अगर मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात करूं, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी की, तो इनका जो पेपर आपको लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है। किस में लिखना है, वो इंग्लिश में आपको पेपर लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
बात करें डीडीयू यूनिवर्सिटी की, डीडीयू यूनिवर्सिटी ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा लिया है, ठीक है। लेकिन जितने लोग पेपर दिए हैं, जितने भी छात्र, वो अपना जो आंसर राइटिंग 6 प्रश्न जो आए थे, जिनमें से 3 आपको लिखना था, उनका आंसर राइटिंग सभी लोग इंग्लिश में ही किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जितने लोगों में लिखित परीक्षा होनी है, वो अपना जो आंसर राइटिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर की। देखिए, तो ये आपका मॉडल पेपर है खंड आ, जिसे हम सेक्शन ए के नाम से जानते हैं। 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आपको सेक्शन ए में मिलेंगे करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप यहीं पर एक बार फिर से मैं क्लियर कर लीजिए आप सभी लोग कि जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जो आपके खंड ए में प्रश्न पत्र रहेंगे, उनकी संख्या कितनी रहेगी? 10 रहेगी। और 10 प्रश्नों का उत्तर के लिए आपको कुल मिलाकर के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर टोटल किया जाए, टोटल अगर देखा जाए तो 20 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यानी कि जो आपके खंड ए में जो प्रश्न होंगे, खंड ए की प्रश्न की बात की जाए तो इसमें 20 नंबर का आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आपके खंड ए में प्रश्न रहेंगे, खंड आ में प्रश्न जो रहेंगे, उनको कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। हिंदी में इसे कहा जाता है लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 हैं और 10 अनिवार्य हैं। 10 के 10 प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में आंसर देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? द्रव्यमान केंद्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है द्रव्यमान केंद्र, और ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? प्रत्येक भौतिक निकाय में एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी गति संपूर्ण निकाय को गति के लिए क्या करती है? अभिलक्षित करती है। जब कोई निकाय में किसी बाह्य बल के अंतर्गत कार्य करता है, जैसे कोई निकाय है, बाह्य निकाय है, और वो किसी बल के अंतर्गत कार्य करता है, तब उसी प्रकार से जो ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो उसका बाह्य क्षेत्र रहेगा वो गति करेगा, उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और जो इस बिंदु के निकाय का द्रव्यमान है, जैसे कि उस बिंदु का जो द्रव्यमान का निकाय होगा, उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मैंने पहले भी करा दिया है। आप लिख सकते हैं कि एवरी फिजिकल सिस्टम हैज़ ए पॉइंट एसोसिएटेड विथ whose motion characteristic of the motion of a system in whole, the point is called center of mass of the system, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र आप सभी लोग, जो आपके पास अगर सीरीज है, आपके पास अगर बुक है, तो द्रव्यमान केंद्र को आप तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिफाइन ए वेक्टर, इकाई सदिश को परिभाषित कीजिए। अब आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर के बारे में बताया गया है, तो यूनिट वेक्टर आप सभी लोग तैयार करिएगा। यूनिट वेक्टर जो है, ये हाल ही में जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर कराया है लिखित आधार पर, उसमें ये पूछा गया है ये पेपर, ठीक है। वहाँ पर भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था, इसलिए आपको ये प्रश्न तैयार करना। अगर जिन्होंने फिजिक्स का पेपर नहीं देखा है, फिजिक्स का पेपर मैंने मॉडल पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, और चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आप लोग चैनल पेज पर जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आप लोग को डिस्कस करा दिया, एनालिसिस उसका करा दिया है, तो उसको भी आप देखिएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, डिस्कस द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय फ्रेम को परिभाषित कीजिए। जड़त्वीय फ्रेम क्या है और अजड़त्वीय फ्रेम क्या है, आपको बताना है। या तो आपसे पूछा जाएगा इनर्शियल फ्रेम या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने दोनों को इसमें कंबाइन कर दिया है कि आप दोनों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इन दोनों को आपको तैयार करना है। साथ ही साथ एक प्रश्न मैं आपको बता दूँ, आपको एक प्रश्न और तैयार करना है। जिन्होंने नहीं तैयार किया होगा वो तैयार कर लें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पहले भी बताया था आपको, ठीक है। आप लोग 12th में भी न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, और आप क्लास 9 से न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है।
आप तीनों लॉ जो न्यूटन के तीनों नियम हैं उनको तैयार कर लेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि इसके अलावा भी आ सकता है उसको मैं इसी में बताते चलूँगा। दोस्तों मैं आप सबके लिए एक एक शब्द चुन करके और ये लिख करके मैं आप सबके लिए लेकर मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। बहुत ही मेहनत करके मैंने इस मॉडल पेपर को तैयार किया है आप सबके लिए, और मैं आप सबके साथ लगातार मेहनत किए जा रहा हूँ। फिलहाल मेरी इस समय परीक्षा चल रही थी तो क्लास आपकी थोड़ा डिस्टर्ब थी, क्लास नहीं हो पाई है। और जो जिनका बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबका पीडीएफ आज आप लोग को शाम तक यानी कि क्लास के बाद में सभी सब्जेक्ट का एक साथ पीडीएफ दिया जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा। क्लास हो पा रही है तो ठीक है, अगर किसी दिन क्लास नहीं हो पा रही है उसका भी मैं आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना करके आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। आज आपको सारे नोट्स प्रदान किए जाएंगे, वही नोट्स आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है डिफाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पूछा गया है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। क्या है? जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करना है, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिलहाल बेसिकली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपका ओल्ड पैटर्न था तब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वीय आघूर्ण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा आप सबको। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहते हैं? जड़त्वीय आघूर्ण कहते हैं। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या ऋजु रेखीय एक समान गतिक अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि उसी को घूर्णी गति में जड़त्व को, उसी घूर्णी गति में जड़त्व को जड़त्व आघूर्ण या घूर्णन कहते हैं, ठीक है। आप इतनी बात समझ लेंगे, फिर से आप तैयार कर लेंगे। आप लिखेंगे द इनर्शिया ऑफ द प्रॉपर्टी, द इनर्शिया ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी rotation about an axis, then it has a tendency to oppose any change in its state, the property of a body by vertical of which it oppose any state of rotation about an axis is called moment of inertia, ठीक है। एक बार फिर से आप रिवीजन करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या ऋजु रेखीय एक समान गतिक अवस्था में किसी भी परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। घूर्णी गति या जड़त्व आघूर्ण कहलाती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फिगर बनता है, आप लोग ध्यान दें, फिगर इसी प्रकार से बनेगा, मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा और इसमें आपको देखना रहेगा कि किस प्रकार, देखिए यहाँ पर फिगर बनाना संभव नहीं है, मैं आपको बोर्ड पर ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ हाल ही में, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है वो एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिवीजन कर लेंगे चैप्टर से, और वहाँ पर जिस प्रकार से जो फिगर बनाया गया है समझा करके उसको आप वहाँ पर उस प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बता के आपको दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो है फिगर बना होगा, यहाँ पर ए और ये बी, इसे कहते हैं ओमेगा रोटेशन को, यानी कि ये रोटेशन है, इसे M1 M2 या हम इसे मान सकते हैं M3, यहाँ पर लिख सकते हैं M4, ठीक है। और
इसे हम कहते हैं R1, इधर को R1, R2, R3, R4, ठीक है। इस प्रकार से फिगर बनाते हैं इसका। तो जड़त्व आघूर्ण से आप परिचित हो गए हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा क्या गया है। देखिए जड़त्व आघूर्ण आपको तैयार करना है। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाई क्वालिटी फैक्टर। गुणता गुणांक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त। गुणता गुणांक किसे से आप क्या समझते हैं, गुणता गुणांक से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाई क्वालिटी फैक्टर। देखिए क्वालिटी फैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगले मॉडल पेपर में मैंने आप लोग को पहले क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताया था और इसका मैंने आप लोग को सलूशन भी दे दिया है, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बता दी हैं। तो हम इसका आंसर लिख कैसे सकते हैं, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताने का, यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। आपसे पूछा गया गुणता गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो गुणता गुणांक यानी कि क्वालिटी फैक्टर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से हम जो है गुणता गुणांक को डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कैपिटल Q इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर एनर्जी स्टोरेड इन सिस्टम, एनर्जी स्टोरेड इन सिस्टम अपान एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, या इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से Q इक्वल टू 2 पाई, या आप लिख सकते हैं 2 पाई अपान, सॉरी माफ़ करिएगा, 2 पाई E अपान PT, जहाँ पर जो ये T है ये क्या है, ये T इज पीरियड, ठीक है। T क्या है, यहाँ पर पीरियड दर्शाता है। तो अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन ऑसिलेटर मेजर द रेट ऑफ विच एनर्जी डीके, इट इज डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स, यानी इसे हम 2 पाई टाइम पर डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोरेड इन ए सिस्टम ऑफ टोटल लॉस पर पीरियड दैट, यानी कि किसी दोलित्र का गुणता कारक यानी Q ऊर्जा क्षय की दर को मापता है। क्या करता है ये ऊर्जा, ये क्वालिटी फैक्टर Q है, ये किसका मापन करता है, ये ऊर्जा क्षय की दर को मापता है। यानी ऊर्जा जितनी खपत होती है, ऊर्जा किसी भी पार्टिकल में, किसी भी बॉडी में कितनी ऊर्जा लॉस होती है, उसी का मापन करता है। क्या करता है, मापन करता है। कौन करता है मापन, क्वालिटी फैक्टर, जिसे हम गुणता गुणांक कहते हैं और इसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी दोलित्र का गुणता कारक यानी Q ऊर्जा क्षय की दर को मापता है। यह निकाय में क्या देखता है कि संचित ऊर्जा का प्रति आवर्तकाल क्षय ऊर्जा के 2 पाई अनुपात का गुना होता है। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू 2 पाई एनर्जी स्टोरेड इन सिस्टम अपान एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, ठीक है। ये हो गया आपके गुणता गुणांक की परिभाषा, यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ध्यान देंगे, पूछा गया है व्हाट आर द लिसासिस फिगर। लिसासिस आकृति क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लिसासिस आकृति। आप सभी लोग अगर लिसासिस आकृति को तैयार करते हैं तो ये मानकर चलिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो है आएगा। अवध यूनिवर्सिटी वाले ध्यान दें, आप सभी लोग इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। लिसासिस आकृति और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू-स्थैतिक उपग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैंने आप लोग को पहले भी सॉल्व करा दिया था। और साथ ही साथ केपलर का लॉ जो है, आप सभी लोग केपलर का नियम तैयार कर लीजिएगा। जितने लोग भी ध्यान दें, क्लास में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे ध्यान दें, जिनका पेपर होना है लिखित मोड में, वो सभी लोग जो है इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको जो मैं बताते चलता हूँ आज, वो आप तैयार करेंगे, ठीक है। सभी लोग उन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर करेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है लिसासिस फिगर, कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूज पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, कभी कभी लिसासिस आकृति का
पूछ देता व्हाट आर यूज ऑफ लिजाजस फिगर, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है लिजाजस आकृति के बारे में, यानी कि लिजाजस फिगर क्या है। ठीक है, तो लिजाजस फिगर ये है कि जब किसी कण पर एक दूसरे के लंबवत दो सरल आवर्त गतियाँ एक साथ कार्यरत हों। ध्यान से सभी लोग समझे। ठीक है, बताया जाता है, यानी लिजाजस फिगर का जो उपयोग है, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी कण पर एक दूसरे के लंबवत, यानी एक दूसरे के लंबवत, समझ रहे हैं ना लंबवत से क्या मतलब है, तो लंबवत तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि लिजाजस आकृति क्या होती है। तो जब किसी कण पर एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत दो सरल आवर्त गतियाँ, कितनी, दो सरल आवर्त गतियाँ क्या कर रही हूँ, एक समान गति से कार्यरत हूँ, एक समान गति से वो क्या हूँ, कार्यरत हूँ, तो कण द्वारा, तो जो कण, जिस कण पर वो बाह्य बल लगा हुआ है, जिस कण पर वो वर्क कर रही हैं, तो उस कण द्वारा जो अनुरेखित प्रणाली, जो परिणामी पथ का एक वक्र होता है, और इन वक्रों के लिजाजस आकृतियाँ कहते हैं। जो ये वक्र होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को लिजाजस आकृतियाँ कहते हैं, या वक्र की आकृतियाँ कहते हैं। और वक्र की आकृतियाँ यानी कि लिजाजस फिगर जो है, ये कहाँ पर काम करता है, ये गतियों की आवृत्ति, आयाम या कालांतर पर निर्भर करता है। ये गतियों की आयाम और कालांतर पर निर्भर करता है। आप इंग्लिश में से लिख सकते हैं कि when a particle is acting upon simultaneously by two simple harmonic motion at right angle to each other, the resultant path traced by particle in the curve, these are called लिजाजस फिगर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसे हम कहते हैं भू-स्थैतिक उपग्रह। भू-स्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं सभी लोग बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। और जितने लोग ये प्रश्न क्लास देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लेंगे, भू-स्थैतिक सैटेलाइट के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं अभी तक क्लास को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्लास के टाइम पर रोज़ रात 8 बजे आ जाए के लिए, जिस दिन भी क्लास नहीं होगी उस दिन आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। फिलहाल आपकी क्लास जो है अब डेली संचालित की जाएगी, इसके लिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, आप लोग को पता है कि थोड़ा सा दिक्कत का सामना मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। आप लोगों से, आप सभी लोग ने बार बार पूछा, फिलहाल मैंने बताया नहीं आप सबको, और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। सारे स्टूडेंट जो हैं आप इस चैनल को अपना मान करके, और आप सभी लोग अपना प्यार दीजिए इस चैनल पर। जितना भी मुझसे हो सकता है आप सबके लिए, मैं उतना मदद मैं आप सबके लिए करूँगा। ठीक है, और जो भी आपको चाहिए, आपको लगता है कि जो भी एनी सब्जेक्ट में हो, जो मुझे आता है, मैं आप सबके लिए करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और मैं लगातार आप सबके साथ जुड़ा हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी का जो पेपर हो बहुत ही अच्छा पेपर हो। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल परेशान न रहिए, और सभी लोग जो है जितना भी PDF मिल गया है आपको, जितना भी टेलीग्राम पर PDF दिया गया है, उस PDF का रिवीजन कर लीजिए, उस PDF का आप लोग रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद जितने लोग अभी क्लास को नया ज्वाइन किए हैं तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको पुराने PDF मिल जाएंगे, जितने भी PDF हैं वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर केवल और कुल जिस दिन से आप जुड़ते हैं वही का आपको PDF प्राप्त हो पाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, यानी भू-स्थैतिक उपग्रह क्या है। तो भू-स्थैतिक उपग्रह किसे कहते हैं सभी लोग, आप लोग को मैंने सॉल्यूशन में पहले ये क्वेश्चन करा दिया, जब मैंने सॉल्व पेपर कराया था तो वहाँ पर ये प्रश्न जो है सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, भू-स्थैतिक उपग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जो है कुछ वर्ड जो हैं मैं आपको यहाँ पर आंसर देते चलता हूँ, इसलिए ताकि अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत
जो है कुछ ना कुछ टॉपिक अगर आ जाएगी, तो अगर आप तैयार नहीं करते हैं फिर भी आपके एग्ज़ाम में अगर वो वर्ड याद आ जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ इसके अबाउट लिख लेंगे। फ़िलहाल मेरा मोटिव ये है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा मार्क लाएं, ठीक है। और ये तभी संभव है जब आप लगातार मेहनत करेंगे। रिटन पैटर्न पर जिनका एग्ज़ाम होना है, जो भी छात्र इनकी यूनिवर्सिटी में क्लियर हो चुका है कि इनकी परीक्षा लिखित होगी, वो सभी लोग लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन आंसर बार बार लिखने का प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर आप 2 से 4 बार इतना रट डालिए कि अगर ये मान कर चलिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे कि सेक्शन ए में मैंने कितने प्रश्न दे दिए हैं, सेक्शन ए में 10 प्रश्न दे दिए हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी में अगर ये 10 प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर जो नहीं आते हैं, इनमें से 5 भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ गए तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और 10 नंबर बहुत बड़ी बात है। किसी भी मॉडल पेपर से अगर आपको 5 प्रश्न मिल जाते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग करेंगे क्या कि इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दें, पूछा गया है डिफाइन द यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा दीजिए। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? आपको पता है यंग मॉडुलस के बारे में। यंग मॉडुलस आप तैयार कर लीजिएगा। बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, इस पर मैंने आप सबको पहले भी क्लास दे दिया था और सॉल्यूशन भी इन लोग का हमने सॉल्व करा दिया है। तो जितने लोग नहीं सॉल्व किए हैं प्रश्न को वो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो सॉल्व कर चुके हैं जिनके पास पीडीएफ है वो आप बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज़ द लैप्लासियन ऑपरेटर। ये आपके जो है पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इस प्रश्न को तैयार करिएगा। अगला जो प्रश्न है मॉडल पेपर से आपके, डिस्क्राइब द रैंक ऑफ टेंसर। रैंक ऑफ टेंसर यानी कि टेंसर की रैंक के सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और कभी कभी रैंक ऑफ टेंसर जो है, देखिए यहाँ पर मैंने रैंक ऑफ टेंसर दे दिया है, तो आप लोग रैंक ऑफ टेंसर में 0 रैंक टेंसर भी तैयार करेंगे। 0 रैंक टेंसर जो है पूछा जाता रहता है। तो आपके सेक्शन ए के जितने भी प्रश्न थे 10 प्रश्न थे, 10 के 10 अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का था और 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। आप लोग को 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन बी की। सेक्शन यानी कि खंड बा की बात करते हैं। खंड बा में जो आपको प्रश्न लिखने हैं वो 5 प्रश्न के उत्तर केवल और केवल देने हैं। 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 7.5 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 7.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो आप लोग जो है प्रत्येक प्रश्न लिखेंगे, 200 शब्दों में आंसर लिखना है। इसे हम सेक्शन बी कहते हैं या खंड बा कहते हैं। इनमें जो प्रश्न की संख्या रहती है वो 8 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 5 का आंसर आप लोग को देना रहता है, और इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हिंदी में से कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं, एक एक प्रश्न करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? डिस्कस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विथ एग्जाम्पल सो दैट द वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, कामा लगाया गया है यहाँ पर, कामा, इसके बाद 2i कैप, j कैप, 2k कैप एंड यहाँ पर 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप आर द कोप्लेनर। दिया गया है कि उदाहरण सहित त्रिअदिश गुणनफल बताइए, और त्रिअदिश गुणनफल यानी कि ये 3 दिया गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये और ये तीसरा, ठीक है। इनको आपको डिफाइन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये VIP प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसको आप ढूंढ के इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अब आपका मॉडल पेपर देने के बाद जो है इसका सलूशन करना मैं स्टार्ट करूंगा। सलूशन कल की क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। रात 9 बजे आपकी क्लास होगी फिजिक्स की। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम।
ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिभाषित कीजिए तथा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही वीआईपी प्रश्न है क्योंकि ये जननायक चंद्रशेखर यानी कि बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये बलिया यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। नए पैटर्न के आधार पर परीक्षा कराई गई है सेमेस्टर फर्स्ट की, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे पहले बतानी है। उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय बतानी है, यानी कि 2 चरण में इसका आंसर लिखना है आपको और 200 शब्द में इसका आपको आंसर करना है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जितने लोग जुड़े हैं व्हाट्सएप पर उन लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्जेंस की गॉस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। जितने भी थ्योरम हैं उनको आपको तैयार करना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है गॉस थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस की गॉस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया 5 नंबर प्रश्न, स्टेट एंड प्रूव द स्टोक थ्योरम। मैंने आप लोग को बताया ना, स्टोक थ्योरम और गॉस थ्योरम आप सभी लोग तैयार करेंगे इन प्रश्नों को। स्टोक थ्योरम जितने लोग नहीं जुड़े हैं, जितने लोग नहीं तैयार किए हैं, वो सभी लोग इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टोक थ्योरम को आपको तैयार करना है। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है डिफाइन द, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपको बता दें, पूछा गया डिफाइन द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी इन स्टेबल दैट डिफरेंस बिटवीन देम। समूह तथा कला वेग क्या होते हैं, इनमें अंतर समझाइए। समूह तथा कला वेग आपसे पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके और इस प्रश्न को सभी लोग तैयार कर लेंगे। आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में यानी सेक्शन ए में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है और वहाँ पर क्या पूछा जाएगा, वहाँ पर या तो आपसे पूछी जाएगी ग्रुप वेलोसिटी या तो पूछी जाएगी फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी किसे कहते हैं, फेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, यानी समूह तथा कला वेग क्या होते हैं, इनमें अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न आप सभी लोग को तैयार करना है, ठीक है, कि समूह तथा कला वेग क्या होते हैं, इसमें अंतर बताइए। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, आपको डिफरेंस स्थापित करना है इनमें, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है बलिया यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र में आया था और जब आपका ओल्ड पैटर्न पर यानी कि नई शिक्षा नीति नहीं लागू थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुई थी, जब आपका 3 पेपर होता था फिजिक्स का, जब कितने पेपर होते थे, 3 पेपर होते थे, तो आपके वेव मोशन आपका जो आपका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन जो फर्स्ट पेपर होता था बीएससी का, उसमें ये प्रश्न हर साल पूछा जाता था। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। आप लोग 100% इस क्वेश्चन को अपना 100% मान करके और इस प्रश्न को तैयार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है डिस्कस द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, राइट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है डिस्कस द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, राइट द केपलर लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्धांत को लिखिए। ग्रहों के गति के संबंध में केपलर का नियम लिखिए। मैं आपको 100% यहीं पर श्योर कर दे रहा हूँ, इस प्रश्न के लिए आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। ये प्रश्न एग्जाम में, अवध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 100% श्योर आना है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो, ये प्रश्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे ध्यान दें। आपको डिस्कस न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, राइट केपलर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखिए। ग्रहों के गति में संबंध में केपलर का नियम स्थापित कीजिए। आप इस प्रश्न को यहीं पर नोट कर लें पीडीएफ में ध्यान से। जिनको मैं सलूशन तो आप लोग को दूंगा, लेकिन जिनके पास नोट्स है, जिनके पास बुक अवेलेबल है, वो सभी लोग बुक से इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लें। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। 100% श्योर है इस प्रश्न को आने के, ठीक है, 100% चांस हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7
अगला प्रश्न ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पूछा जाता रहता है आपके एग्जाम में। जब ओल्ड पैटर्न था तब भी मैकेनिक्स वेव मोशन से प्रश्न आते थे और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, बीपी तथा बीजी में संबंध स्थापित कीजिए। यदि बीपी इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है क्यू डेल यहाँ पर लिखा गया है, आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था, माफ़ करिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है बीपी तथा बीजी में संबंध आपको बताना है। ठीक है, बीजी और बीपी यानी कि आप जब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको मिल जाएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बीजी और बीपी में संबंध स्थापित करना है और आपको सिद्ध करना है कि बीपी इक्वल टू ए अंडर रूट लैम्डा, जहाँ पर क्या करना है तो बीजी का मान प्राप्त करना है, जहाँ पर ए एक नियतांक है यानी एक कांस्टेंट दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सेक्शन बी में कुल मिलाकर 8 प्रश्न थे और 8 प्रश्न में से 5 प्रश्न का आंसर आप लोग को देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो अगला जो कुछ यूनिवर्सिटी में यूनिट बाय यूनिट पेपर आता है, तो यूनिट बाय अगर आएगा तो इस प्रश्न पत्र में से किस प्रकार से पेपर बनेंगे उसकी बात मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके खंड, यानी आप सा की, यहाँ पर सा होना चाहिए, खंड सा की बात करता हूँ। ठीक है, यानी इसे सेक्शन सी के नाम से जानते हैं, जिसमें से केवल और केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 500 शब्दों में आंसर लिखना होता है। इसे हम कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और हिंदी में इसे हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं इसे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसे कहते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कहते हैं और ये आपके सेक्शन सी में पूछा जाएगा। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से केवल और केवल 2 का आंसर आप लोग को देना रहता है। ठीक है, और 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। 5 प्रश्न हैं आज, 5 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आज इन 5 प्रश्नों को आप तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेक्शन सी में पूछा गया आपसे, इफ वाई ईटा एंड सिग्मा रिप्रेजेंट द यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो रिस्पेक्टिवली, देन द प्रूफ वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि यदि वाई ईटा और सिग्मा क्रमशः यंग प्रत्यवस्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक तथा पॉइसन निष्पत्ति व्यक्त करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा बराबर क्या होगा। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% इस प्रश्न को आना श्योर है। आप सभी लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अवध यूनिवर्सिटी में लगातार 3 वर्षों से ये प्रश्न पूछा गया था और इस बार आने की पूरी संभावना है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी हो, सभी का सिलेबस सेम है। न्यू सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको आपके मेजर सब्जेक्ट में ये प्रश्न जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है, सो दैट इफ वेक्टर आर इक्वल टू इज द रिलेटेड द पोजीशन वेक्टर एंड 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m एंड m2, 2 मास दिया गया है, m1 और m2 दिया गया है मास, then the center of mass coordinate of 2 particle are mu upon m1 vector r and minus mu upon m2 vector r। यानी कि सिद्ध कीजिए यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान वाले 2 कण का आपेक्षिक स्थिति वेक्टर क्या है? वेक्टर r है। तो दोनों कणों के द्रव्यमान केंद्र निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे? mu1 अपान m1
वेक्टर आर तथा माइनस म्यू अपान m2 वेक्टर आर। ठीक है, इस प्रश्न को परिभाषित करना है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, आपको पता है सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए वो आसान तो प्रश्न रहेंगे नहीं, आपको तैयार करना है। फिलहाल आपको केवल और केवल अगर आप थ्योरी नहीं तैयार कर पाते हैं तो इसका डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि हैमिल्टन थ्योरम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्टेट द ग्रीन थ्योरम एंड हैमिल्टन थ्योरम। ग्रीन प्रमेय तथा हेम्होल्ट्ज प्रमेय को बताइए। हेम्होल्ट्ज यानी कि प्रमेय को आपको परिभाषित करना है। ग्रीन स्टेट द ग्रीन थ्योरम एंड हेम्होल्ट्ज प्रमेय को आपको परिभाषित करना है। ग्रीन प्रमेय तथा हेम्होल्ट्ज प्रमेय को स्थापित करना है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीन थ्योरम और हेम्होल्ट्ज थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है। जैसे कि जितने भी थ्योरम थे वो मैंने आपके बता दिए हैं। पहला तो आपको याद रखना है स्टोक्स थ्योरम, पहला आपको तैयार करना है स्टोक्स थ्योरम, फिर ग्रीन थ्योरम आपको तैयार करना है, फिर दूसरा तैयार करना है हेम्होल्ट्ज थ्योरम और उसके बाद में आपको गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस तैयार करना है। यानी 4 थ्योरम आपको तैयार करने हैं इस प्रश्न पत्र में और ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंजेंट। पूछा गया है जड़त्व आघूर्ण के संबंध में समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए किसी छल्ले का उसके स्पर्श रेख के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 12 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। इसमें आपको बताना क्या है, सबसे पहले तो आपको जड़त्व आघूर्ण के संबंध में जो अक्ष प्रमेय है उसको लिखना है और उसका जो इक्वेशन है उसे प्रूव करना है, उसके इक्वेशन को प्रूव करना है। ठीक है, इक्वेशन को प्रूव करने के बाद आपको सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के सापेक्ष में एक प्रकार का गति जो वर्क कर रहा है उसके सापेक्ष में आपको उसका इक्वेशन ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के ये 3 चरणों में इस प्रश्न का आंसर आप लोग को करना है। ठीक है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। 3 चरणों में इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। 2 डेरिवेशन और 2 जगह आपको थ्योरी भी लिखनी होगी। तो लॉन्ग आंसर टाइप का क्लास जो है मैं कल तो आपको शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर का सलूशन दूंगा, उसके बाद में आपको लॉन्ग आंसर का सलूशन करा दूंगा जहां पर इसका डेरिवेशन आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दें, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक ऑफ इक्वल टाइम पीरियड व्हेन दे एक्ट एट राइट एंगल वन अनदर देयर फेज डिफरेंस इज 0 एंड π/2। ये क्वेश्चन ध्यान दें, आपको प्रश्न सॉल्व करना है। दिया गया है समान आवर्तकाल की 2 सरल आवर्त गतियों का परिणामी ज्ञात करना है आपको, जबकि वह एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हों और में जो कालांतर हो, पहला 0 हो दूसरा हो π/2, तो इन दोनों को आपको करना है डिफाइंड। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न जो मॉडल पेपर में दिए थे आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार करिएगा। इस मॉडल पेपर को आप लोग को पूरा तैयार करना है और जितने लोग इस मॉडल पेपर को क्लियर तैयार कर ले जाते हैं, कंप्लीट तैयार कर ले जाते हैं, ये मानकर चलिए कि 85% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, और 2 मॉडल पेपर मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया है। फिजिक्स का ये दूसरा मॉडल पेपर है। दोनों मॉडल पेपर मैं एक साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा और वहाँ से आप इन दोनों मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप दोनों मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो लोग फिजिक्स में अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, वो लोग केवल और केवल ये 2 मॉडल पेपर तैयार कर लें। ये 2 मॉडल पेपर तैयार कर लें, किस प्रकार से आपको लिखना है ये जान लें। आपको ये मानकर चलिए कि 75% क्वेश्चन लाने से, आंसर लाने से, नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता।
75% क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे, इन्हीं दोनों मॉडल पेपर से, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। मैं सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके ये पेपर तैयार किया हूँ। सिलेबस आप सभी का सेम है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना रहिए। इसका सलूशन, सभी लोग सलूशन के लिए परेशान होंगे, सर इसका सॉल्व भी बताइए, इसका सलूशन भी कराइए। तो कल से आप सभी का सलूशन कराया जाएगा। जितने भी मैंने मॉडल पेपर दिए हैं सबका सॉल्व पेपर कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। कल से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि सभी बच्चे इस मॉडल पेपर को तैयार कर सकें और परीक्षा में अपना मार्क्स ला सकें। और साथ ही साथ आप सभी लोग से निवेदन है कि जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक बचता रहे। आपको जैसे भी क्लास मिले आपको नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप क्लास ज्वाइन कर सकें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी मेहनत कर करके मैं आप सबके लिए क्वेश्चन चुन चुन करके लिख करके मैं आप सबके लिए लाता हूं। तो आप सभी लोग का फ़र्ज़ है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों में शेयर करिए और अपना प्यार इस चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल SPS थ्री पॉइंट पर बनाए रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं यही कामना करूँगा कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो और इसी मॉडल पेपर से आपके सभी प्रश्न आ जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।